गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। स्वागत आपका बाइक कक्षा में। और बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि कोविड-19 की वजह से जो डिस्टर्बेंस हो रहा है, आपको असुविधा हो रही है, इसमें वीडियो के माध्यम से अपन चर्चा कर रहे हैं, वीडियो के माध्यम से ही पढ़ रहे हैं। और हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि आपको किसी प्रकार की असुविधा ना हो। तो फिर भी किसी प्रकार की असुविधा हो तो आप हमें चैट या मैसेज या फ़ोन कॉल के माध्यम से बता सकते हैं। कोई दिक्कत हो, किसी प्रकार की कोई समस्या हो, नहीं समझ में आ रहा है तो ठीक है। और बच्चों, जैसा कि पता है कि अपन बायो की बात करते हैं, तो अपन जो 11वीं कक्षा में जो अपन इंग्लिश मीडियम का जो अपन टॉपिक चालू कर रखा है, वो अपना जो यूनिट है, थर्ड है, और जो सेल वाला सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं। इस यूनिट के बारे में अपन जो है वो अध्ययन कर रहे हैं अभी, ठीक है, डिस्कस कर रहे हैं। और इसमें जो अपन ने चैप्टर स्टार्ट किया था कि यूनिट थर्ड की बात करें, यूनिट थर्ड के अंदर 3 चैप्टर थे, 8, 9, 10, ये 3 चैप्टर थे, ठीक है। उसमें 8 नंबर का जो चैप्टर था अपन ने वो स्टार्ट किया है। ये 8 नंबर का चैप्टर था, वो स्टार्ट किया था। इसका नाम है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। इसके बारे में आपको पता होगा, प्रीवियस जो वीडियो थे उनके बारे में अपन ने सेल क्या होती है, सेल थ्योरी क्या होती है, और उसके बाद अपन ने बात करी थी सेल का जो ओवरव्यू होता है वो क्या होता है, और सेल जो प्रकार होते हैं, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक प्रकार के सेल्स की उनमें बात की थी। फिर अपने प्रोकैरियोटिक प्रकार के सेल्स की बात की, उसके एनवेलप के बारे में बात की थी। और आज अपन इसी में आगे बढ़ते हैं। तो इसमें जो आज अपन डिस्कस करने जा रहे हैं वो आपके आता है इसमें राइबोसोम एंड इंक्लूजन बॉडी, ठीक है। आज जो अपन बात कर रहे हैं वो आज बात इसके टॉपिक में आता है, जो आपकी सेम टू सेम मैं एनसीईआरटी बच्चों डिस्कस कर रहा हूँ। जो एनसीईआरटी है उसी को लेके अपन डिस्कस कर रहे हैं सारी चीज़ें, ठीक है। तो एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन में डिस्कस कर रहा हूँ। एनसीईआरटी लाइन टू लाइन इसलिए डिस्कस करूँगा, नीट के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नीट के अंदर जो क्वेश्चन पूछ जाते हैं एनसीईआरटी बेस्ड पूछ जाते हैं, और 11th का जो आपका सिलेबस है वो एनसीईआरटी बेस्ड ही है प्योर। तो उसके आधार पर लाइन टू लाइन क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैं लाइन टू लाइन डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ में एनसीईआरटी की, ताकि आपको सारी की सारी लाइनें समझ में आ जाए, और सारी लाइनें समझना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी भी है, ठीक है। तो आज जो अपना जो टॉपिक है, जो आज जो अपना टॉपिक चूज किया है वो है राइबोसोम एंड इंक्लूजन बॉडीज़। तो सबसे पहले राइबोसोम क्या होता है, इंक्लूजन बॉडीज़ क्या होती है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। राइबोसोम एंड इंक्लूजन बॉडीज़, जैसा कि बच्चों आपको पता है कि प्रीवियस वीडियो में जो अपन डिस्कस किया था, तो उसमें एक लाइन अपन ने पढ़ी थी कि जो राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है, जो राइबोसोम होते हैं वो चाहे यूकैरियोटिक सेल्स हो और प्रोकैरियोटिक सेल्स हो, दोनों के अंदर पाया जाता है, ठीक है। राइबोसोम इज अ सेल ऑर्गेनाइज्ड विथ नॉट बाउंडेड विथ मेम्ब्रेन एंड फाउंड इन बोथ टाइप ऑफ द सेल्स, ठीक है, यूकैरियोटिक सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स। वापस बता रहा हूँ मैं कि अपने एक लाइन प्रीवियस वीडियो में मैंने एक लाइन बोली थी, आपको पता हो तो एक इस राइबोसोम ही ऐसा एक सेल ऑर्गेनेल्स है जो दोनों ही कोशिकाओं में, चाहे यूकैरियोटिक सेल हो प्रोकैरियोटिक सेल हो, उसके अंदर पाया जाता है। और राइबोसोम होता है उसमें तो सेल मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होता है, राइबोसोम होता है तो ये दोनों ही कोशिकाओं में पाया जाता है। तो अपन यहाँ पर राइबोसोम की बात करें, स्पेशली यहाँ पर जो अपनी बात अभी कर रहे हैं, जो राइबोसोम है वो है प्रोकैरियोटिक राइबोसोम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर जो अपन बात करेंगे प्रोकैरियोटिक जो राइबोसोम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये एनसीईआरटी क्या लिखती है बच्चों, एनसीईआरटी क्या लिखती है कि इन प्रोकैरियोटिक राइबोसोम एसोसिएटेड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये क्या कह रहे हैं कि अपन बात करते हैं प्रोकैरियोटिक जो राइबोसोम की बात करते हैं, ठीक है। जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की बात करते हैं, अपने अपने प्रोकैरियोटिक जो सेल्स के बारे में बात की थी, यहाँ मैं छोटा सा डायग्राम बनाता हूँ। अपने प्रीवियस कक्षा में डिस्कस कर चुके हैं, ये प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस करते हैं। सेल वॉल है, इसके बाहर क्या बात है कि इन्वलप पाया जाता है, ठीक है, इसके बाहर एक इन्वलप पाया जाता है। उसको क्या बोलते हैं बच्चों, इन्वलप था वो कौन सा था आपको पता ही होगा, एक इन्वलप था, उसको एक्सटर्नल कवरिंग बोलते हैं ये, ठीक है। ये एक्सटर्नल लेयर जो ग्लाइकोकेलिक से बनी होती है ये सेल वॉल है, और एक इनर लेयर होती है उसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन होते हैं, ये फोल्डेड होकर क्या स्ट्रक्चर होती है, इसको मेसोसोम बोलते हैं। इस प्रकार की जो प्रीवियस लेक्चर के अंदर अपन डिस्कस करी थी। तो यहाँ पर 3 लेयर से जो कवरिंग होती है, इन्वलप जो होता है प्रोकैरियोटिक सेल का, वो 3 लेयर से बना होता है, ये अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस की। तो यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूँ कि जो राइबोसोम होता है, ठीक है, जो राइबोसोम होता है वो जो राइबोसोम होता है वो, ठीक है, राइबोसोम जो होता है वो क्या होता है, देखो यहाँ लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात करें, राइबोसोम जो होता है वो
किसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एसोसिएटेड होता है प्रोकैरियोटिक। यहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन से इस प्रकार से चिपका रहेगा राइबोसोम जो होगा, ठीक है। तो राइबोसोम होगा वो इस प्रकार से प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो बात करें तो राइबोसोम होता है एसोसिएट विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ रहता है। देखो यहाँ पर अपन ने बताया तो थोड़ा छोटा है इसलिए कम दिख रहा हुआ है, लेकिन ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से देखो इस प्रकार से राइबोसोम होता है, तो अंदर की इनर मोस्ट लेयर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, उससे इस प्रकार से ये एसोसिएट रहता है, ठीक। दूसरी बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, कि राइबोसोम की जो साइज़ की बात करें, दे आर अबाउट 15 to 20 नैनोमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। यहाँ पर NCERT बताती है और वो कई बार नीट में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है ऑप्शन देके आपको कि जो राइबोसोम और प्रोकैरियोटिक जो राइबोसोम है उसकी साइज़ क्या होती है। तो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की साइज़ की बात करें बच्चों तो कितनी होती है 15 to 20 नैनोमीटर होती है, 15 से 20 नैनोमीटर जो होती है राइबोसोम की साइज़ होती है। राइबोसोम की साइज़ कितनी होती है बच्चों, राइबोसोम की जो साइज़ होती है कितनी होती है 15 to 20 नैनोमीटर होती है, ठीक है, 20 नैनोमीटर होती है इन साइज़, है ना। राइबोसोम की साइज़ क्या होगी 15 to 20 नैनोमीटर, मतलब 15 से 20 नैनोमीटर इसकी साइज होती है ना। एंड मेड अप ऑफ टू सब यूनिट, कितनी सब यूनिट से मिलकर बना होता है 2 सब यूनिट से बना। जैसे राइबोसोम की मैंने बात की थी, पहले भी डिस्कस किया था मैंने कि जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स होता है वो 70S राइबोसोम होता है। इसके अलावा 70S जो राइबोसोम होता है 70S या 70S जो राइबोसोम होता है प्रोकैरियोटिक के अलावा जो क्लोरोप्लास्ट होता है और माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसके अंदर भी पाया जाता है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले भी डिस्कस की थी और अभी भी आ रहा है, लेकिन यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि जो राइबोसोम की 15 से 20 नैनोमीटर साइज होती है और ये क्या है 2 सब यूनिट से मिलकर बना होता है। कितनी 2 सब यूनिट, 2 सब यूनिट, यहाँ पे मैंने 2 सब यूनिट लिखा है TWO, यहाँ पर जो लिखा है लाइट पड़ रही है थोड़ी, तो 2 सब यूनिट से मिलकर बनता है। दोनों सब यूनिट होती है, एक तो 50S होती है, ठीक है, और दूसरी जो सब यूनिट है वो 30S होती है ना। तो यहाँ पर थोड़ा ये लाइट पड़ रही है आपके, है ना, तो इसमें यहाँ पे लिख के बना रहा हूँ कि जो राइबोसोम होता है प्रोकैरियोटिक राइबोसोम वो 2 सब यूनिट से मिलकर बनता है, एक ये सब यूनिट है, एक ये सब यूनिट है, ठीक है। एक छोटी यूनिट होती है, एक बड़ी यूनिट होती है। छोटी वाली जो यूनिट है वो कितनी होती है 30S होती है और बड़ी वाली जो होती है वो क्या होती है 50S होती है, ठीक है। 30S और 50S 2 सब यूनिट से मिलकर बना होता है। एक तो होती है 30S छोटी वाली होती है, उसको तो बोलते हैं 30S सब यूनिट होती है। बड़ी वाली जो यूनिट होती है वो कितनी होती है 50S होती है। और दोनों जब टुगेदर जब कंबाइन, जैसे यहाँ पे कंबाइन होकर क्या बनाती है 70S राइबोसोम बनाती है। जो 70S राइबोसोम आपको पता ही है, इसको प्रोकैरियोटिक राइबोसोम बोलते हैं। जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम होता है कौन सा 70S। एस से मतलब क्या है बच्चों 70S से मतलब क्या है साइज से मतलब इनकी ये क्या है स्वेडबर्ग, एस का मतलब स्वेडबर्ग, स्वेडबर्ग ने इनको साइज के अकॉर्डिंग क्लासीफाई किया था राइबोसोम, इसलिए एस लगाते हैं उसके ऑनर्स के लिए, है ना, उसके सम्मान के लिए। तो यहाँ पर मैं क्या बता रहा हूँ वापस देखो, इसमें जो 15 से 20 नैनोमीटर के साइज़ के होते हैं और इसमें जो होती है 2 सब यूनिट पाई जाती है। बड़ी सब यूनिट होती है वो 50S होती है, छोटी सब यूनिट 30S होती है। एंड व्हेन दे कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म द 70S राइबोसोम, तो क्या आती है व्हेन दे प्रेजेंट टुगेदर टू फॉर्म द 70S राइबोसोम, जब दोनों साथ में चिपक जाती है दोनों सब यूनिट तो क्या आती है 70S राइबोसोम बनता है ना। इसको प्रोकैरियोटिक राइबोसोम भी बोलते हैं, ठीक है, ये प्रोकैरियोटिक राइबोसोम है, ठीक है, इस प्रकार से। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट लाइन आती है बच्चों, एक जो बहुत ही इम्पोर्टेंट जो लाइन आती है वो देखो क्या आती है, एक इम्पोर्टेंट जो लाइन है वो है ना, वो क्या है देखो, सेवरल राइबोसोम अटैच टू सिंगल mRNA। इसको समझने की कोशिश करना। mRNA क्या होता है, एक mRNA एक RNA का टाइप है ना, जैसे tRNA होता है, mRNA होता है, ठीक, rRNA होता है, तो इनमें से वन ऑफ द टाइप ऑफ द RNA mRNA मैसेंजर RNA। mRNA का मतलब क्या होता है मैसेंजर RNA, ठीक है। mRNA का यहाँ पर मतलब क्या है mRNA, और हमेशा ही क्या होता है सिंगल स्ट्रैंड होता है ना, DNA डबल स्ट्रैंड होता है ना। उसी प्रकार से अपन बात करें जो mRNA जो होता है बच्चों वो सिंगल स्ट्रैंड होता है। mRNA जो होता है वो क्या होता है सिंगल स्ट्रैंड होता है। तो यहाँ पर मैं क्या बता रहा हूँ, सेवरल जो राइबोसोम होता है अटैच टू सिंगल mRNA एंड फॉर्म में चेन, ठीक है, जैसे इस प्रकार से, क्योंकि ये है mRNA है, ठीक है, ये mRNA है, ये क्या है ये जो है ना ये mRNA, ये mRNA एक सिंगल स्ट्रैंड है ना, सिंगल स्ट्रैंड है जो इसको क्या बोलते हैं mRNA मैसेंजर RNA। इसके ऊपर क्या होता है ये जो राइबोसोम होता है ये छोटी यूनिट है, ये बड़ी यूनिट है, ये छोटी यूनिट है, ये बड़ी यूनिट है, ये छोटी यूनिट है, ये बड़ी यूनिट है, इस प्रकार से कंबाइन होती है सारी की सारी इस प्रकार से कंबाइन होती है, सारी की सारी क्या होती है इस प्रकार से कंबाइन होती है, किसके ऊपर, है ना,
तो यहाँ पर देखो सेवरल राइबोसोम अटैच टू सिंगल एमआरएनए, देखो एक सिंगल एमआरएनए स्ट्रैंड है, उसके ऊपर बहुत सारे जो राइबोसोम है वो अटैच हो रहे हैं एंड फॉर्म में चेन, इस प्रकार से एक लंबी श्रृंखला बना देते हैं, है ना। और क्या करते हैं, एक लंबी चेन बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं बच्चों, एक लंबी चेन बना लेते हैं। इस चेन को क्या बोलते हैं, पॉलीराइबोसोम बोलते हैं, क्योंकि इसमें 1 2 3 4 इस प्रकार से बहुत सारे राइबोसोम होते हैं और बहुत सारे होते हैं, वहाँ पर क्या वर्ड यूज किया जाता है, पॉली, तो इसको क्या बोलेंगे, पॉलीराइबोसोम बोलेंगे, ठीक है। ये पॉलीराइबोसोम या इसको पॉलीसोम भी बोलते हैं यहाँ की। और ये जो स्ट्रक्चर बनती है राइबोसोम और एमआरएनए जब आपस में अटैच होते हैं तो इनका कार्य क्या होता है बच्चों, प्रोटीन सिंथेसिस कार्य होता है। राइबोसोम का आपको पता है प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री कहते हैं, फैक्ट्री ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम को आपको पता ही है, राइबोसोम को क्या कहते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम को क्या कहते हैं बच्चों, आपको पता ही है कि प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री कहते हैं ना, फैक्ट्री ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस कहते हैं। तो ये जब एमआरएनए के साथ जब राइबोसोम अटैच होंगे तो ये दोनों मिलकर क्या करेंगे, हेल्प इन द प्रोटीन सिंथेसिस। ये क्या करते हैं, प्रोटीन निर्माण का कार्य करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य करते हैं, क्या करेंगे, प्रोटीन सिंथेसिस कार्य करेंगे। तो ये बात होगी, तो ये बात होगी बच्चों राइबोसोम की, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद इंक्लूजन बॉडीज क्या होती है, इसके बाद क्या होती है, इंक्लूजन बॉडीज क्या होती है। इंक्लूजन बॉडीज क्या होती है, इंक्लूजन बॉडीज क्या करती है, जो रिजर्व मेटेरियल होता है, रिजर्व मेटेरियल इन प्रोकैरियोटिक सेल आर स्टोर्ड इन द साइटोप्लाज्म इन फॉर्म ऑफ द इंक्लूजन बॉडी। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो रिजर्व मेटेरियल होता है, जैसे अपन न्यूक्लियोइड की बात करते हैं, जैसे न्यूक्लियोइड जो इसका मतलब जो जेनेटिक मेटेरियल होता है, न्यूक्लियोइड होता है, इसके अंदर प्लाज्मिड होता है, मेसोसोम होता है, उनके अलावा कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल और पाया जाता है, ठीक है। जो एक्स्ट्रा मटेरियल होता है उसको रिजर्व मटेरियल बोलते हैं। रिजर्व मटेरियल इन प्रोकैरियोटिक सेल आर स्टोर्ड इन द साइटोप्लाज्म इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडीज, इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडीज। किस फॉर्म में होता है, इंक्लूजन बॉडीज के फॉर्म में ये क्या होता है, इंक्लूजन बॉडीज के फॉर्म में ये पाया जाता है। रिजर्व मटेरियल होता है, रिजर्व मटेरियल इन प्रोकैरियोटिक सेल, रिजर्व मटेरियल की बात करते हैं, जैसे मैंने बताया रिजर्व मटेरियल, ठीक है, कौन कौन सा गवर्नमेंट डिस्कस करेंगे, वो क्या होता है, इंक्लूजन बॉडीज के रूप में क्या होता है, वो इसके अंदर पाया जाता है। दीज आर नॉट बाउंडेड बाय मेम्ब्रेन। मैं इंक्लूजन बॉडीज की बात कर रहा हूँ, जो कोई भी ग्रेन्यूल्स होंगे, मैं क्या कह रहा हूँ, जैसे न्यूक्लियोइड है जो जिसको जेनेटिक मटेरियल होता है इसका, इसके अलावा जैसे प्लाज्मिड है, इसके अलावा मेसोसोम है, ठीक है, और जैसे राइबोसोम है, इसके अलावा भी इसके अंदर क्या होते हैं कि कुछ जो स्टोर्ड मटेरियल होते हैं जो साइटोप्लाज्म में स्टोर रहते हैं, है ना, कुछ मटेरियल जो होते हैं सबस्टांसेस होते हैं, और वो क्या होते हैं, जो सबस्टांसेस होते हैं उनके बाहर किसी प्रकार की मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है, नॉट बाउंडेड विद मेम्ब्रेन। दिस टाइप ऑफ सबस्टांसेस इज कॉल्ड द इंक्लूजन बॉडीज। इंक्लूजन बॉडीज कहेंगे, क्या कहेंगे, इंक्लूजन बॉडीज। दीज देखो, दीज आर नॉट बाउंडेड बाय मेम्ब्रेन, ये किसी प्रकार की मेम्ब्रेन से बाउंडेड नहीं होते हैं, एंड लाई फ्री इन द साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होते हैं, फ्री अवस्था में पड़े रहते हैं, है ना। और साइटोप्लाज्म में क्या होते हैं, फ्री अवस्था के अंदर पड़े रहते हैं, साइटोप्लाज्म में उसके अंदर फ्री अवस्था में पड़े रहेंगे, ठीक है। जैसे इसमें बात करेंगे तो इसमें क्या होगा, इंक्लूजन बॉडी जो होगी वो इस प्रकार के साइटोप्लाज्म में, जैसे न्यूक्लियोइड जेनेटिक मटेरियल हो गया, ये इसका प्लाज्मिड हो गया, इसके अलावा ये इंक्लूजन बॉडी इस प्रकार से पड़ी रहेगी, ठीक है। इंक्लूजन बॉडी साइटोप्लाज्म में इस प्रकार से पड़ी रहेगी ना। ये इसका जैसे फ्लैजिला वगैरह बना देते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल की बात करते हैं तो फ्लैजिला और हुक और बेसल बॉडीज के पार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें मैं इंक्लूजन बॉडीज की बात करूँ तो न्यूक्लियोइड, मेसोसोम, प्लाज्मिड के अलावा भी सबस्टेंसेस पाए जाते हैं तो मेम्ब्रेन से बाउंडेड नहीं होते, और वो क्या फ्रीली लाई इनटू द साइटोप्लाज्म। इस प्रकार से ये जो होते हैं फ्री अवस्था के अंदर यहाँ पे पड़े रहते हैं, किसमें, साइटोप्लाज्म में। और कौन कौन से इंक्लूजन, बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंक्लूजन बॉडीज कौन कौन सी होती है, देखो फॉस्फेट ग्रेन्यूल है, तो यहाँ मैं चाहूँ तो एक को लिख सकता हूँ फॉस्फेट ग्रेन्यूल, ठीक है, फॉस्फेट ग्रेन्यूल। दूसरे को साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल, इसको लिख सकता हूँ मैं साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल, साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल। तीसरे को लिखूँ तो ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल, ठीक है, ये ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल, ठीक है। इस प्रकार से ये तीनों ही चीज़ें जो है ये क्या है, आपके इंक्लूजन बॉडीज़ है। आप याद रखना, इंक्लूजन बॉडीज़ के बारे में आपसे पूछ लिया जाए तो इंक्लूजन बॉडीज़ के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, तो आपके इंक्लूजन बॉडी के एग्जाम्पल है फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स है,
दूसरा साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल्स है, तीसरा ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स। आपको मान लो पूछ ले कि इनमें से जो है वो इंक्लूजन बॉडीज के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, तो इंक्लूजन बॉडीज के एग्जाम्पल बच्चों कौन से हैं, फॉस्फेट ग्रेन्यूल है, साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल है, और तीसरा जो है ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल है। ठीक, कौन सा है, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल है। इस प्रकार से जो ये होते हैं, ये क्या होते हैं आपके इंक्लूजन बॉडीज की बात होगी। इसके अलावा देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इंक्लूजन बॉडीज के अलावा और बात इंपॉर्टेंट बात है कि गैस वैक्यूल। गैस वैक्यूल क्या होती है, एक वैक्यूल होती है, मतलब बबल टाइप स्ट्रक्चर होती है, इसके अंदर गैस इन्वॉल्व हो जाती है, गैस फिल हो जाती है। ठीक है, जैसे मान लो ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, यहाँ पर हम बात करेंगे तो इसमें ये स्ट्रक्चर होगी, तो इसमें क्या होगा, एक बबल लाइक स्ट्रक्चर होगी या एक वैक्यूल होगी, उसके अंदर गैस फिल होगी, तो गैस वैक्यूल बोलेंगे। और गैस वैक्यूल होती है वो किस में पाई जाती है, जो बीजी होती है, ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, पर्पल कलर बैक्टीरिया होते हैं, ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं, उनके अंदर ही गैस वैक्यूल पाई जाती है। याद रखना, आपसे पूछ सकते हैं बच्चों, बताओ कि भाई गैस की वैक्यूल के इनमें से किस में पाई जाती है, तो गैस वैक्यूल ध्यान रखना, गैस वैक्यूल जो पाई जाती है बच्चों वो किसके अंदर पाई जाती है, तो गैस वैक्यूल आर फाउंड, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, गैस वैक्यूल आर फाउंड इन ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी। दूसरा पर्पल कलर बैक्टीरिया, थर्ड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, इनके अंदर पाई जाती है, ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया इनके अंदर पाई जाती है। तो ये किसमें, बीजीए के अंदर पाई जाती है, पर्पल के अंदर जो बैक्टीरिया के अंदर पाई जाती है, ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के अंदर ये जो होती है ये पाई जाती है। ठीक है, इनके अंदर ही पाई जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आपसे कई बार पूछा जा सकता है। अब बच्चों इसके बाद अपन जो ये थी, यहाँ तक जो कहानी थी सारी की सारी अपन बात कर रहे थे, चाहे इन्वॉल्व की बात कर रहे होंगे या जो भी अपन ने बात करी थी, यहाँ तक अपन ने एक जनरल इंट्रोडक्शन जो पढ़ा था प्रोकैरियोटिक सेल का पढ़ा था। यहाँ तक अपन ने बात जो भी तक करी है प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में बात की थी। इस प्रकार से ये सारी की सारी जो राइबोसोम की बात करते हैं, इंक्लूजन बॉडीज होती है, ये किसमें, प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात है। इसके अलावा अब जो अपन बात करने जा रहे हैं बच्चों, वो बात करेंगे अपन यूकैरियोटिक सेल की। देखो ये यूकैरियोटिक सेल, ये यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल की बात करें बच्चों, तो यूकैरियोटिक जो सेल होती है, ठीक है, तो यूकैरियोटिक सेल पहले तो क्या किस किस में यूकैरियोट्स जो होते हैं, यूकैरियोट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, यूकैरियोट्स में प्रोटिस्टा है, ठीक है, प्लांट है, एनिमल है और फंजाई है। ठीक है, देखो चार। आपको एक बात याद दिला दूँ, आप पढ़ोगे, आप आगे पढ़ोगे जो अपन क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म का, तो 5 किंगडम सिस्टम होते हैं। अब जब लिविंग ऑर्गेनिज्म का अपन क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो 5 लिविंग किंगडम सिस्टम, 2 किंगडम सिस्टम में जो प्लांटी एनिमलिया होता है, 3 किंगडम सिस्टम की बात करें तो उसमें प्लांटी एनिमलिया और प्रोटिस्टा होता है। 4 किंगडम सिस्टम की बात करते हैं उसमें प्लांटी एनिमलिया प्रोटिस्टा मोनेरा होता है। और 5 किंगडम सिस्टम की बात करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, प्लांटी एनिमलिया प्रोटिस्टा मोनेरा और फंजाई होता है। तो ये 5 किंगडम सिस्टम अपने सिलेबस में भी अपन पढ़ेंगे और ये होते हैं। लेकिन इसमें देखो, इसमें चारों किंगडम सिस्टम, 4 किंगडम सिस्टम होते हैं, उनके अंदर यूकैरियोटिक सेल्स पाई जाती है। 4 किंगडम सिस्टम उनके अंदर यूकैरियोटिक सेल्स पाई जाती है। कौन कौन से, प्रोटिस्टा के अंदर पाई जाती है, प्लांट के अंदर पाई जाती है, प्लांटी के अंदर पाई जाती है, एनिमलिया के अंदर पाई जाती है, फंजाई के अंदर पाई जाती है। 4 किंगडम सिस्टम में यूकैरियोटिक सेल्स होती है, वो यूकैरियोटिक सेल्स से पाई जाती है। एक किंगडम मोनेरा जो बैक्टीरिया जो मैंने पढ़ा उसे प्रोकैरियोट सेल पाई जाती है, तो उसमें नहीं पाई जाती। बाकी और 4 जो है उनके अंदर कौन सी सेल पाई जाती है बच्चों, उनके अंदर यूकैरियोटिक सेल पाई जाती है। तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्या होते हैं बच्चों, एक तो सबसे बड़ी यूकैरियोटिक सेल की विशेषता क्या होती है, इसमें मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल वेल डेवलप्ड सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक सेल की जो विशेषता होती है वो क्या होती है बच्चों, मेम्ब्रेन बाउंडेड वेल डेवलप्ड सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। जैसे अपन माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं, गोल्जी बॉडी की बात करते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करते हैं, ठीक है, और जो और भी जो अपने जो होते हैं जैसे ऑक्सीसोम, पेरोक्सीसोम, माइक्रो बॉडीज़ की बात करते हैं, है ना। तो ये सारे के सारे जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं डेवलप प्रकार के होते हैं जो यूकैरियोटिक सेल के अंदर पाए जाते हैं, बाउंडेड विद द मेम्ब्रेन। और सभी के बाहर क्या पाई जाती है, जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स है, कोई सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है, कोई डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है और किसी में मेम्ब्रेन नहीं भी पाई जाती। तो इस प्रकार से जो जितने भी ऑर्गेनेल्स होते हैं वो यूकैरियोटिक सेल के अंदर पाए जाते हैं, वो क्या होते हैं, डेवलप प्रकार के होते हैं। देखो यहाँ लिखा भी अपन ने, मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स आर फाउंड, इसके अंदर क्या है, मेम्ब्रेन बाउंडेड जो सेल ऑर्गेनेल्स है वो पाए जाते हैं, ठीक है, ये हो गई। इसके बाद है वेल डेवलप न्यूक्लियस प्रेजेंट, इनके अंदर क्या होता है, अपन ये
बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल की, तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर की विशेषता ये होती है यू कैरियन। यू क्या मतलब होता है, वेल डेवलप या सत्य ट्रू प्रकार का कैरियन। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल की बात करते हैं तो यू का मतलब क्या होता है ट्रू, और कैरियन का मतलब न्यूक्लियस। तो इनके अंदर क्या होता है, वेल डेवलप प्रकार का न्यूक्लियस पाया जाता है। वेल डेवलप प्रकार का न्यूक्लियस का मतलब होता है दीज आर बाउंडेड विद द मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, है ना। तो इसका मतलब वेल डेवलप प्रकार न्यूक्लियस का मतलब होता है दीज आर बाउंडेड विद द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो ये किससे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाउंडेड होता है। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, वेल डेवलप टाइप ऑफ न्यूक्लियस बोलते हैं। इसके साथ साथ में क्या होता है, इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल्स पाया जाता है इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइज इनटू द क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के रूप में जो होता है वो इनके अंदर जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। जेनेटिक मटेरियल होता है ऑर्गेनाइज इनटू द क्रोमोसोम, तो क्रोमोसोम के रूप में पाया जाता है। यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल जो होता है इनके अंदर, जो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, इज ऑर्गेनाइज इनटू द क्रोमोसोम, मतलब क्रोमोसोम के अंदर रूपांतरित होकर पाया जाता है। इसके बाद बच्चों बात करें कि इसमें जो यूकैरियोटिक सेल्स होती है वो ज़रूरी नहीं है कि सेम प्रकार की और सेम टाइप की और डिफरेंट टाइप की भी होती है ना। यूकैरियोटिक सेल्स होती है, ऑल द यूकैरियोटिक सेल आर नॉट सिमिलर एंड सम आर डिफरेंट इन डिफरेंट एक्सपेक्ट। बात करें तो इनमें सबसे ज़्यादा, जैसे प्लांट सेल की बात करें और एनिमल सेल की बात करें, तो प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों ही क्या है, यूकैरियोटिक सेल है, लेकिन इनके अंदर डिफरेंस होता है। ठीक है, तो मेनली एनसीईआरटी ने जो डिफरेंस दिया उसकी अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो डिफरेंस क्या होता है, प्लांट सेल जो होती है बच्चों, देखो एनसीईआरटी के अंदर दिया वही बातें डिस्कस करूँगा भी, बाकी अपन बाद में बात करेंगे पूरा ज़्यादा डिफरेंस। प्लांट सेल, तो प्लांट सेल के अंदर अपना पता है बच्चों सेल वॉल प्रेजेंट होती है। प्लांट सेल के अंदर क्या होती है बच्चों, सेल वॉल क्या होती है, प्रेजेंट होती है, और एनिमल के अंदर, एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है। अपन जो स्ट्रक्चर कल पढ़ाएंगे तो उसमें देखना। ठीक है, और प्लास्टिड प्रेजेंट होते हैं प्लांट सेल के अंदर। प्लास्टिड क्लोरोप्लास्ट वगैरह अपन जो होते हैं फोटोसिंथेसिस थोड़ी करते हैं हम, तो है ना, अपन फोटोसिंथेसिस थोड़ी करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस करने वाले जो होते हैं वो प्लांट होते हैं। प्लांट के अंदर क्या होते हैं, प्लास्टिड्स पाए जाते हैं, जो क्लोरोप्लास्ट वगैरह होते हैं। अपने अंदर क्या होते हैं, एनिमल सेल के अंदर क्या होती है, एब्सेंट होते हैं। ठीक है, ये एब्सेंट होते हैं इस प्रकार से। और तीसरा, जो प्लांट सेल होता है, जो प्लांट सेल होती है उसके अंदर एक बिग वैक्यूल पाई जाती है ना, उसका कैरेक्टर ही होता है। अपन जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तो उसमें आप देखना, आप उसका डायग्राम बनाएंगे तो बड़ी सी वैक्यूल दिखेगी उसमें। तो एक क्या होती है, बिग वैक्यूल पाई जाती है। वैक्यूल क्या होती है, जो एक्स्ट्रा जो फ्लूइड होता है, वाटर होता है, और जो सबस्टांसेस होते हैं, जो न्यूट्रास्यूटिकल जो सबस्टांसेस उनका स्टोर कर रखती है बिग वैक्यूल। और एनिमल सेल के अंदर बिग वैक्यूल होती है, वो एब्सेंट होती है तो बहुत ही छोटी होती है। ठीक है, इसके अलावा जो चौथा जो अंतर पढ़ते हैं इसके अंदर, ठीक है, तो चौथा अंतर पढ़ते हैं वो क्या आता है बच्चों, कि जो प्लांट सेल होती है उनके सेंट्रियोल एब्सेंट होता है, और एनिमल सेल के अंदर सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है। देखो एनिमल सेल के अंदर तो क्या होता है, सेंट्रियोल जो होता है वो प्रेजेंट होता है। आपको दिख नहीं रहा, लेकिन यहाँ पे सेंट्रियोल लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ लिखता हूँ सेंट्रियोल जो होता है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, इधर बात करूँ तो इधर क्या होता है, सेंट्रियोल जो होता है वो एब्सेंट होता है। ठीक है, सेंट्रियोल क्या होता है, इधर नहीं पाया जाता। सेंट्रियोल का मतलब क्या होता है, जब सेल डिवाइड होती है तो सेल डिवीजन के अंदर सेंट्रियोल का जो होता है वो रोल होता है। सेल डिवीजन के अंदर क्रोमोसोम को अपोजिट पोल की तरफ ले जाने के लिए जो काम करता है, स्पिंडल फाइबर बनते हैं वो सेंट्रियोल से बनते हैं। तो बच्चों मैंने एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन बताई है, तो आज के वीडियो में इतना बहुत है। कल अपन आगे जो बात करेंगे वो सेल मेम्ब्रेन और जो आगे की जो होगी उसकी यूकैरियोटिक सेल की स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे।